नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैच यूर एम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम कर रहे हैं वर्णमाला का पार्ट 3। पार्ट 3 की क्यों? क्योंकि इससे पहले हम वर्णमाला के 2 पार्ट कर चुके हैं। ये पार्ट आपको तभी समझ आएगा जब आप पिछले पार्ट देखेंगे। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, अगर देखे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले पार्ट में जो पहले वाला पार्ट है, नंबर 1 पार्ट, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है कि वर्णमाला क्या होती है, भाषा क्या होती है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, हर एक चीज बताइए। और दूसरे पार्ट में मैंने बताया है व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, हर एक चीज बताइए। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कैसे वो बनते हैं, और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं और किसका कौन सा उच्चारण स्थान है, ये मैंने पिछले पार्ट में आपको सब कुछ बताया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजन, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, और पढ़ेंगे फिर स्वरों के उच्चारण स्थान, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं हम घोषत्व के आधार पर व्यंजन। मैंने आपको बताया कि अगर आप यहां से एक बार सीख के गए तो गारंटी है आपको एक बार अभी पढ़ना है और एक बार एग्जाम से पहले पढ़ना है। उससे पहले आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बीच में भी आपको, क्योंकि मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ लेंगे और आपको ये समझ भी आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं घोषत्व के आधार पर स्वर। ठीक है, घोषत्व के आधार पर स्वर दो प्रकार के, व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। वो होता है, पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं अघोष और सघोष, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कि होता क्या है अघोष, क्योंकि अगर हम बेसिक से पढ़ेंगे तो हमें तभी याद रहेगा। दोस्तों, अघोष ध्वनियां कौन कौन सी होती है? अघोष ध्वनियां वो ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण करते समय स्वर रंजु में कंपन नहीं होता है। ठीक है, अघोष ध्वनियां वो ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण करते समय स्वर रंजु में, यानी कि हमारे स्वरों में कंपन नहीं होता है। ठीक है, कौन सी होती है अघोष ध्वनियां? वे ध्वनि होती है जिनका उच्चारण करते समय स्वर रंजु में कंपन नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार की ध्वनियों में प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग मतलब मैंने क्या बताया, जो वर्ग क से शुरू होता है वो क वर्ग, जो च से शुरू होता है वो च वर्ग, जो ट से शुरू होता है वो ट वर्ग, जो त से शुरू होता है वो त वर्ग, और जो प से शुरू होता है वो प वर्ग। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण आता है अघोष में। किस में आता है? अघोष ध्वनियों में। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण आता है अघोष ध्वनियों में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है क ख च छ, ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा मतलब क ख च छ ट ठ त थ और प फ वर्ण आता है। आपने ध्यान रखना है प्रत्येक वर्ग का। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि छ कौन सा वर्ण है। ठीक है, छ कौन सी ध्वनि है, अघोष ध्वनि है या फिर घोष ध्वनि है? तो आपने ध्यान रखना है कौन सी ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है, छ, वो है अघोष। आपने ध्यान रखना है, गलती से भी सघोष नहीं करना है। सघोष कौन सी होती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ट कौन सी ध्वनि है, अघोष ध्वनि है या सघोष ध्वनि है। ठीक है, ठीक है, त कौन सा व्यंजन है, अघोष है या सघोष है? आपने ध्यान रखना है। प कौन सा व्यंजन है, अघोष या सघोष है? आपने ध्यान रखना है। तो आपने ध्यान रखना है अघोष है। क्यों है? क्योंकि पहला तथा दूसरा वर्ण आता है, यानी कि पहला दूसरा। ठीक है, सघोष कौन सी ध्वनि आती है? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय स्वर रंजु में कंपन होता है, वो सघोष ध्वनि आती है। ठीक है, कौन सी? जिनका उच्चारण करते समय स्वर रंजु में कंपन होता है, वो होती है, कौन सी होती है? वो होती है सघोष ध्वनियां। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। आपने ध्यान रखना है प्रत्येक वर्ग का, मतलब ये जो वर्ग है इनका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। आपने ध्यान रखना है। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं कि एक एक रटो, च को भी रटो, च कौन सा है, छ को भी रटो। मैंने डायरेक्टली आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। एग्जाम में आपके लिए कोई भी है, आपने ध्यान रखना है क ख, ये तो पहले दूसरे, पहले दो है। ठीक है, फिर लास्ट के तीन कौन से? ग घ और ग। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपके लिए क्वेश्चन आए घ कौन सी ध्वनि, घ पूछा भी है तो घ है सघोष ध्वनि। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इनको अगर आप उच्चारण भी करेंगे तो आपके कंपन होगा। ठीक है, और दूसरे में आपका नहीं होगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपका नहीं होगा कंपन। ठीक है, क ख, लेकिन घ सघोष ध्वनि, जब आप घ का उच्चारण करेंगे तो आपके स्वर रंजु में कंपन होगा, ऑब्वियसली होगा। आप देखना, आपने ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ध कौन सी ध्वनि है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना ध सघोष ध्वनि, क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आना है। देखो यहाँ पहला दूसरा, तो ये तो अघोष है। ठीक है, फिर तीसरा सघोष, चौथा सघोष, तो पूछा भी क्या है? ध पूछा है चौथा। ठीक है, तो सघोष आपने ध्यान रखना है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है।
प्रत्येक वर्ग का आपने ध्यान रखना है। बहुत ही आसान तरीका है ये बताने का, और आपने इसका ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है अघोष में, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा आता है सघोष में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राणत्व के आधार पर ध्वनियां। ठीक है, देखो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन पहले पढ़ा था हमने घोषत्व के आधार पर, और अब हम पढ़ रहे हैं प्राणत्व के आधार पर। आपने लाइट लेना है, मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर है अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बहुत कम बाहर निकलती है उसको बोलते हैं अल्पप्राण। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से कम बाहर निकलती है उनको बोलते हैं अल्पप्राण। प्राण का मतलब होता है हवा और अल्प होता है कम, और प्राण का मतलब होता है हवा। ठीक है, फिर होता है महाप्राण को क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से अधिक बाहर निकलती है उनको बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा तथा पांचवा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, एक को छोड़कर फिर दूसरे, एक 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 किया, उस दूसरे को छोड़ा, तीसरा और फिर छोड़ा और फिर पांचवा। पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का। देखो क ग और ग। ठीक है, च वर्ग का आ गया पहला, तीसरा ज और पांचवा हो गया यहाँ। ठीक है, ट वर्ग का हो गया पहला ट, ठीक है, फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर उसके बाद ड और उसके बाद फिर ण। ठीक है, त वर्ग का फिर पहले त फिर छोड़ दिया, तीसरा वर्ग द और फिर पांचवा न। ठीक है, फिर पहला प और फिर ब और फिर म। ठीक है, आपने ध्यान रखना प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ग आता है अल्पप्राण में। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपने सिंपल रखना है, इसमें सीक्वेंस में। ठीक है, अघोष में पहले दो आते हैं, फिर सघोष में, उसके सघोष में क्या आते हैं, फिर तीसरे, फिर तीन के बाद फिर कंटिन्यू आते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, कि पहला तीसरा, इसमें भी कंफ्यूजन अब नहीं होगा, क्योंकि देखो पहला तीसरा, फिर पहला, फिर पहले के बाद छोड़कर दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा, फिर तीसरे के बाद छोड़ दिया चौथा, फिर पांचवा। पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ब कौन सा ब क्या है? अल्पप्राण है या महाप्राण है? तो आपने ध्यान रखना है ब क्या है? पहला तीसरा और पांचवा। तो ब क्या है? अल्पप्राण है। आपने ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब क्या है? अल्पप्राण है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और क्या आता है? पहला तीसरा पांचवा, ये मैंने आपको बता दिया। महाप्राण मैंने आपको बताया जिसमें हवा अधिक बाहर मुख से निकलती है वो होता है महाप्राण। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का कौन कौन से वर्ण आते हैं? महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग आता है। ठीक है, अब ये तीन हो गए, पहला तीसरा पांचवा, बचे दूसरा और चौथा। तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। ख पूछा भी क्या है? ख कौन सा वर्ण है? ख है महाप्राण। आपने उच्चारण करके देना, हवा अधिक मुख से बाहर निकलेगी। लेकिन अगर क का उच्चारण करेंगे तो कम हवा निकलेगी मुख से बाहर, लेकिन अगर ख का उच्चारण करेंगे तो हवा अधिक मुख से बाहर निकलेगी। आपने ये खुद ट्राई करके देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ये भी आपको फिर अपने आप ही पता चल गया कि सच वाकई में ये अल्पप्राण है और ये महाप्राण है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया अघोष में पहला दूसरा, ठीक है, वर्ण आता है, और सघोष में तीसरा चौथा पांचवा। अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। आपने ध्यान रखना, और ये पूछे भी गए एग्जाम में, आपने इसको लाइटली नहीं लेना, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपने इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम करते हैं नेक्स्ट बात। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताना भूल गया था, ये एग्जाम में पूछा गया कि ल कौन सा स्वर है। तो ल बहुत से लोग लगाते कि ल क्या है, ऑप्शन में आता है लुंठित, लेकिन ल लुंठित नहीं है, ल है पार्श्विक स्वर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट यूनिट आपने ध्यान रखना है। ल कौन सा स्वर है? ल पार्श्विक स्वर है, और लुंठित स्वर है र। आपने ध्यान रखना है कौन सा लुंठित स्वर है, तो र है। लोग सोचते हैं, आप बहुत से लोग सोचते हैं कि ल से लुंठित हो गया, ल से लुंठित हो गया, तो ये होने के लिए बिल्कुल भी गलत है ये देख। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है र है लुंठित और ल है पार्श्विक स्वर। आपने ध्यान रखना है ल पार्श्विक स्वर है और र है लुंठित स्वर। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वरों के उच्चारण स्थान। पिछले पार्ट में जितने मैंने पढ़ा मैंने बताया व्यंजन के उच्चारण स्थान पार्ट 2 में मैंने आपको बताया हुए, लेकिन स्वरों के उच्चारण स्थान भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वरों के उच्चारण स्थान कौन से होते हैं? अ और आ का उच्चारण स्थान आप खुद भी उच्चारण कर सकते हैं। अ और आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? वो है कंठ। अ और आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? वो है कंठ। अगर आप खुद भी ट्राई करके देखोगे आपको पता चलेगा कि कंठ से आवाज निकलती है। अ और आ का उच्चारण स्थान है कंठ। उ और बड़ा ऊ का क्या है? ओष्ठ। ठीक है, आपने ध्यान रखना, ऊ और बड़े ऊ का क्या है? ओष्ठ उच्चारण स्थान है। ठीक है, ई का क्या है? ई का इसका तालु है। ठीक है, क्या है? इसका तालु है। ई और ऊ का क्या है? इसका तालु है उच्चारण स्थान। ठीक है, ओ और औ को क्या है? कंठ ओष्ठ है। ओ और औ, ओ औ, कंठ ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों की आवाज आती है, आपने ट्राई करके खुद देखना। ठीक है, नेक्स्ट है ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आई का उच्चारण स्थान भी कंठ और तालु है। आपने ध्यान रखना क्या है?
कंठ और तालु है, ए और आई का उच्चारण स्थान भी आपने ध्यान किया है। कंठ और तालु, ए और आई का उच्चारण स्थान है। और ओ और औ का है कंठोष्ठ, ऊ का है आपको पहले ही पता चल रहा है, ओष्ठ है ऊ और ऊ, ठीक है। ठीक है, और अ और आ का है कंठ, आपको पहले ही पता चल रहा है। तो आज हमने पढ़ा घोषत्व के आधार पर, ठीक है, फिर हमने पढ़ा प्राणत्व के आधार पर, फिर हमने पढ़ा किसके आधार पर। और हाँ, एक चीज और भी पूछी गई, ह अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है। ह क्या है, ह महाप्राण है, आपने ध्यान रखना है। बहुत से लोग अल्प प्राण लगा देते हैं, ह क्या है, ह महाप्राण है, ठीक है। ह क्या है, ह ध्वनि क्या है, महाप्राण है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ह ध्वनि क्या है, महाप्राण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पेट कटा श, ये भी क्या है, श, ये भी क्या है, महाप्राण है, सारे ये महाप्राण है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये महाप्राण है लेकिन ये अघोष है, ठीक है। ह, ठीक है, ह, ठीक है, महाप्राण है ये ह महाप्राण है, पेट कटा श महाप्राण है, ये महाप्राण है, आपने ध्यान रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में पूछा कि ह कौन सी ध्वनि है, तो ह महाप्राण है। आपने बिल्कुल भी गलत, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं आपको ये बीच में ही ऐसे ही बता दिया मैंने आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। मैंने जब कल बुक खोल के देखी तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि ह कौन सा है, तो ह महाप्राण है, आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, हमारी आज हिंदी वर्णमाला खत्म हो चुकी है। आप पिछले पार्ट देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपका ओपन नहीं होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि समस्या होती है, तो आप सर्च कीजिए वर्णमाला पार्ट 1 बाई कैच यूर एम, वर्णमाला पार्ट 2 बाई कैच यूर एम, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से बताया मैंने आपको, बहुत अच्छे तरीके से बताया। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से समझ रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया करो यार, और शेयर भी किया करो वीडियो को, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले कि यार नहीं लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर किया करो खूब, ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स से क्या होता है, मुझे पता चलता है। मैं कमेंट बॉक्स में चेक करता हूँ किसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं बिल्कुल सुधारूंगा अपनी कमी को। ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, क्यों, गलतियां सभी से होती है, इंसान से गलतियां होती है। इसलिए आपने कोई भी गलती आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, बिल्कुल बताना है, जरूर बताना है। आपको कसम है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अगर कोई गलती होगी, ठीक है। अगर आपको कोई कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आपको कसम है, आपने मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू सो मच। समझ आया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आया होगा तो मैं फिर समझाऊंगा आपको एक बार। थैंक यू सो मच।